हेलो बच्चों, आप सबका साइंस फॉर यू चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र में। हमने पिछले जैव प्रक्रम में पाचन तंत्र, पोषण और श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। ये पार्ट 2 में आता है परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र में वास्तव में हमारा शरीर है वो में जो खून है, रक्त है, वो हृदय का वहन करता है। और रुधिर एक तरल संयोजी है। रुधिर में प्लाज्मा होता है 45%, और लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती है। इनकी मात्रा लगभग 55% होता है। और यहाँ लगभग 90% मात्रा में पानी पाया जाता है। इसके बारे में ज़्यादा ध्यान न करके आगे चलते हैं। मानव हृदय। मानव हृदय एक पेशीय संरचना हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। और हृदय है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य करता है। मानव हृदय होती है वो 4 कोष्ठीय होता है, यानी इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, कमरे होते हैं, पार्ट होते हैं। इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इसके बाएं भाग में सदैव ऑक्सीजनित रुधिर, यानी हमने कहा शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर पाया जाता है। और दाएं भाग में सदैव ऑक्सीजनित, वी ऑक्सीजनित होता है। इस प्रकार ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रुधिर है वो हृदय के माध्यम से अलग अलग रहते हैं। ये देखिए मानव जो हृदय है उसकी संरचना। ये वाला पार्ट है वो महाशिरा है। महाशिरा में शरीर के ऊपरी भाग से और शरीर के निचले भाग से, ये जो महाशिरा है वो शरीर के निचले भाग से रक्त को लाती है। और ये महाशिरा है वो शरीर के, ये वाली शरीर से जो आपका निचला हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, यह ऊपरी हिस्से से रक्त को लाती है और इसमें डाल देती है। हमेशा रक्त कहाँ डाला जाएगा? दाएं अलिंद में डाला जाता है। यहाँ से ये निचले भाग से रक्त को लाती है और ये भी दाएं आलिंद में डालती है। अब देखिए, दाएं आलिंद से कपाटों के माध्यम से रुधिर है वो दाएं नीले में पहुंचता है। दाएं नीले से यहाँ से रक्त को फुफ्फुसीय महाधमनियों के द्वारा पंप कर दिया जाता है। यहाँ शुद्ध रुधिर का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजनित रुधिर ले लिया जाता है और वी ऑक्सीजनित रुधिर दे दिया जाता है। और रुधिर है वो आपके बाएं नीले आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद से रुधिर कपाटों के माध्यम से बाएं नीले में आ जाएगा और नीले के द्वारा पूरे शरीर को महाधमनी के द्वारा पंप कर दिया जाता है। यहाँ विभाजिका का मुख्य कार्य है ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना होता है। थोड़ी सी एक कार्य प्रणाली और देख लेते हैं इसकी, किस प्रकार से ये कार्य करता है। देखिए, ये आपका प्यारा सा दिल है कि हम 4 पार्ट कर देते हैं। यहाँ है दायां अलिंद और यहाँ है बायां। यहाँ है आपका, ये 4 पार्ट नहीं हुए थी, ये 4 पार्ट हो गए। ये है दायां बायां निलय, और ये हो जाएगा आपका दायां निलय। तो नीचे दोनों ही पार्ट निलय के होते हैं और ऊपर वाले अलिंद के होते हैं। अब ध्यान रखना मेरी बात पर। सबसे पहले रुधिर कहाँ डाला जाएगा? दाएं अलिंद में डाला जाएगा। दाएं अलिंद से पी कपाट के माध्यम से रुधिर है वो दाएं नीले में चला जाता है। नीले के द्वारा यहाँ से महाधमनियां निकलती है और रक्त को पंप कर दिया जाता है। कहाँ के लिए? फेफड़ों के लिए। फेफड़ों के लिए रुधिर को पंप कर दिया जाता है। ये काम करता है उस ये महाधमनी। अब यहाँ से O2 ले ली जाती है और CO2
बाहर निकाल दी जाती है। फिर हृदय रुधिर है वो महाशिरा, महाशिरा कौन सी महाशिरा है? वही है उस ये महाशिरा के माध्यम से रक्त को बाएं अलिंद में डाल दिया जाता है। यहाँ त्रिकपाट होते हैं, त्रिकपाटों के माध्यम से हृदय रुधिर है वो बाएं निलय में पहुंच जाता है। अब ध्यान रखने योग्य बात है, जो आपके कपाट है, हम बार बार बोल रहे हैं कपाट, या इंग्लिश में बोले तो इनको वाल्व बोल सकते हैं। वाल्व, वाल्व आपने नाम सुना होगा। तो वाल्व क्या करते हैं? रुधिर को आने देते हैं, अलिंद से निलय की तरफ आने देते हैं, लेकिन जाने नहीं देते। यहाँ ये विभाजिका की कार्य करेगी। यहाँ रुधिर को अलग अलग दो भागों में बांट दिया जाता है, ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित। फिर रुधिर है वो निलय के माध्यम से, बाएं निलय के माध्यम से अपने शरीर में भेज दिया जाता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाता है और शिराओं के माध्यम से पुनः ये आपके दाएं अलिंद में डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यहाँ ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर है वो अलग अलग हो जाता है। यहाँ ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर अलग करने का कार्य विभाजिका का है। ये बात लिख रखी है, आप नोट्स के रूप में इन चीजों को समझा दिया गया है, आपको नोट्स के रूप में आप लिख सकते हो। जैसे मानव हृदय पंप की तरह कार्य करता है, बायां निलय महाधमनी के माध्यम से रुधिर को पूरे शरीर में पंप करता है, जहां ऑक्सीजनित रुधिर को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। यहाँ ऑक्सीजनित रुधिर को अपन शुद्ध रुधिर भी बोल सकते हैं और विऑक्सीजनित रुधिर को अशुद्ध रुधिर भी बोल सकते हैं। ये प्रक्रिया लगातार आपकी चलती रहेगी, इसके बारे में ज्यादा हम नहीं कहेंगे। अब देखते हैं मेन पॉइंट, कुछ पॉइंट है। एक नंबर का पॉइंट देखते हैं, स्तनधारियों में 4 कोष्ठी हृदय होता है, जबकि मत्स्य में 2 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। मछलियों में 2 कोष्ठी हृदय होता है। धमनी, सभी धमनियों में ऑक्सीजनित रुधिर पाया जाता है, लेकिन फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय महाधमनी में ऑक्सीजनित रुधिर पाया जाता है। सभी शिराओं में विऑक्सीजनित रुधिर होता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीजनित रुधिर। वो क्यों होता है? ध्यान से देखना। यहाँ यहाँ हमने कहा था धमनियां हैं वो रुधिर को क्या करती है? भेजने का कार्य करती है, और लाने का कार्य कौन करेगी? शिराएं करेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है, तो यहाँ महाधमनी आई और यहाँ ऑक्सीजन इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ से ऑक्सीजन लेती है, इसीलिए यहाँ ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर है वो इनके द्वारा अलग अलग किया जाता है। सभी सरीसृपों में हृदय 3 कोष्ठी होता है। सरीसृप मतलब रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनमें 3 कोष्ठी रुधिर होता है, लेकिन लेकिन अपवाद स्वरूप मगरमच्छ में ये पॉइंट बनता है, अपवाद स्वरूप 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। हमारे शरीर में रक्त दाब 120 से 80 होता है, जबकि प्रकुंचन प्रकुंचन जिसमें 120 है और अनुशीतलन है वो पारे के दाब पर 80 पाया जाता है। रक्त को दाब मापने का यंत्र होता है वो स्फाइग्मोमैनोमीटर होता है, जिसे रक्त दाब मापी भी कहते हैं। हमारी धड़कन मापने का यंत्र है वो स्टेथोस्कोप है। रक्त में आरबीसी होती है, यानी रेड ब्लड कार्पल्स, के कारण हमारा रक्त है वो लाल रंग का होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या इंग्लिश में बोले तो प्लीहा में होता है, जबकि आरबीसी का कब्रिस्तान ये आपकी प्लीहा में नहीं होता है, ये आपकी हड्डी, तो हड्डी वाला जो बीच वाला पार्ट है वो अस्थि मज्जा होती है, उसमें होता है, जबकि आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा कहलाता है। ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं धमनियां और शिराओं में कुछ अंतर। देखो शिराएं हमने पहले ही कहा था आपसे कि रुधिर ले जाने का कार्य कहाँ?
हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती है, जबकि धमनियाँ हृदय से रुधिर को शरीर में पंप करने का कार्य करती है। इसका मतलब है यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो देख लेते हैं, धमनियों में रक्त दाब बहुत अधिक होने के कारण शिराओं में रक्त दाब कम होता है। धमनी की दीवार की पेशी मिट्टी मोटी होती है, जबकि शिराओं की पतली होती है। धमनियों में किसी प्रकार के वाल नहीं पाए जाते, जबकि शिराओं में वाल पाए जाते हैं। धमनियाँ हृदय से रक्त ले जाने का कार्य करती है, जबकि शिरा रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है। सभी धमनियों में ऑक्सीजनित रुधिर होता है, जबकि शिराओं में विऑक्सीजनित रुधिर होता है। धमनियों में रुधिर का 80% भाग पाया जाता है, जबकि शिराओं में रुधिर का 20% भाग ही पाया जाता है। फिर है प्लेटलेट्स। जब हम घायल होते हैं या कोई चोट लगती है तो हमें रक्त स्त्राव होने लग जाता है। इसको रोकने के लिए हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती है, जो रक्त स्त्राव के स्थान पर थक्का बनाकर और मार्ग अवरुद्ध कर देती है, जिसके कारण से कम रुधिर की हानि हो। ये रक्त का थक्का जमना भी कहते हैं। लसिका, तो जिस प्रकार से एक रुधिर तंत्र पाया जाता है, उसी प्रकार से एक लसिका तंत्र भी हमारे शरीर में पाया जाता है। लसिका एक तरल उत्तक है, जो कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा निकलने वाला प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं हैं। यह रंगहीन होता है, तो लसिका कोशिकाओं के जाल के माध्यम से शिराओं में पहुंचाया जाता है। इसके बारे में ज्यादा अध्ययन अपन नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं पादपों में परिवहन की। तंतु में परिवहन अपने देख लिया, हृदय के द्वारा किस प्रकार से रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है। पादपों में जिस प्रकार से हमारे शरीर में परिवहन नलिकाएं होती है, क्या पादपों में परिवहन नलिकाएं होती है? क्या ऐसा समृद्धतंत्र पाया जाता है? ऐसा नहीं होता। पादपों में कच्ची सामग्री और भोजन को विशेष ऊतक को जाइलम और फ्लोएम तक के माध्यम से परिवहन किया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए करती है, और साथ में कच्ची सामग्री में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल आदि का अवशोषण जड़ों के द्वारा किया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जहां हरित लवक, हम आपने क्लोरोप्लास्ट भी कहा, में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण होता है और भंडारण किया जाता है। भंडारण किस रूप में करते हैं? पहले भी प्रश्न आया था ये, मंड मंड या स्टार्च के रूप में करते हैं। पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडार ऊर्जा को फ्लोएम तक के माध्यम से पादप के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, और जड़ें मृदा से कच्ची सामग्री का अवशोषण करती है। जाइलम ऊतक इन कच्ची सामग्रियों का वहन करने का कार्य करता है। पादपों में उत्सर्जन क्रिया के कुछ प्रश्न पॉइंट बनते हैं। ये पॉइंट्स हैं वो पाठों के अतिरिक्त भी हो सकते हैं। पादपों में उत्सर्जन क्रिया के लिए विशिष्टीकृत अंग नहीं होते, जैसे हमारे पास किडनी वगैरह होती है, तो उस प्रकार से इनमें नहीं पाए, लेकिन वर्ज्य पदार्थों को निष्कासन रिक्तिकाओं के में संचित कर गोंद के रूप में गिरती पत्तियों के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। पादपों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक करता है, और पोषक पदार्थों का परिवहन फ्लोएम ऊतक के माध्यम से किया जाता है। यानी जड़ों के द्वारा पत्तियों तक लाने का कार्य जल का कौन करेगा? जाइलम करेगा। और बने हुए भोजन को प्रत्येक ऊतकों तक पहुंचाने या कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करेगा आपका फ्लोएम। पादपों में ज्यादा नहीं है, इतना ही है, परिवहन के बारे में बता दिया गया है। अब हम अध्ययन करते हैं मानव में उत्सर्जन। अब मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। उत्सर्जन क्या है? वह जैव प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। जैसे यूरिया। मानव में उत्सर्जन की बात करें, मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होता है, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग। जब वृक्क में मूत्र बनता है तो मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में पहुंचता है, और दाब लगने पर बाहर निकाल दिया जाता है।
ये संपूर्ण प्रक्रिया है वो वृक्कों के द्वारा संपन्न की जाती है। थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं इसका ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। थोड़ा देख लेते हैं इसमें। ये है बायां वृक्क, ये है दायां वृक्क, ये मूत्रवाहिनियां हैं, ये बाईं मूत्रवाहिनी है और ये दाईं मूत्रवाहिनी है। ये मूत्राशय है, मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है में होता है। ये सीरा और धमनियां हैं, ये नहीं है और ये सीरा है। यहाँ खून का छनन होता है और लगभग 180 लीटर 24 घंटे में वृक्कों के द्वारा मूत्र छान लिया जाता है। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया देख लेते हैं। रुधिर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हो जैसे यूरिया है, यूरिक है, अम्ल है का निकालना अति आवश्यक। ये जहरीले होते हैं। इनके लिए हमारे शरीर में दो वृक्क अपशिष्टों को निकालने का कार्य करते हैं। वृक्क में नेफ्रॉन, देखो नेफ्रॉन है वो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। थोड़ा ये लिख लोगे स्टार डाल के, संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम नेफ्रॉन है। एक निस्यंदन इकाइयां होती है, छानने की इकाइयां होती है, जिसमें कपनुमा संरचना कोशिका गुच्छ होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो मूत्र छानने का कार्य करते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, लवण है प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है, जिसे जैसे जैसे मूत्र इस वाहिनी में प्रवाहित होता है चयनित पदार्थ का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है और जल की मात्रा विलय वृज्य पदार्थ के आधार पर मिला दी जाती है और प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में भंडारित हो जाता है। जैसे जैसे मूत्र में दाब बढ़ता है, हमारे मूत्र का दाब बढ़ता है, तो तंत्रिका कोशिकाओं के नियंत्रण से मूत्र को बाहर त्याग दिया जाता है। इसमें अधिकांश मात्रा में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं वही मौजूद होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं इसमें, जैसे मानव के वृक्क लगभग 24 घंटे में 180 लीटर रक्त छानने की क्षमता रखते हैं। हमारे मूत्र का पीला रंग है यूरोक्रोम के कारण होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव यूरिया का उत्सर्जन करता है जबकि हमारे शरीर में यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में पानी मिला देते हैं तो वह यूरिया में बदल जाता है। पक्षियों के मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। मानव के दोनों वृक्क खराब होने की स्थिति में नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकालने की युक्ति अपोहन क्रिया है। अपोहन क्रिया के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकाल दिया जाता है। अपोहन की प्रक्रिया है वो भी इस प्रकार से है, इसमें छोटी छोटी नलियां होती है, लेकिन इसमें हमारा जो नेफ्रॉन है या वृक्क हम जिसे हम बात कर रहे थे, ये पदार्थों का चयनात्मक पारगम्य होता है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब होता है चयन करने के पश्चात ही आगे जा पाता है। यदि उसमें ग्लूकोज की मात्रा या अमीनो अम्ल या अधिक मात्रा में पानी है तो वह पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन अपवहन क्रिया में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि अपवहन क्रिया में चयनात्मक पारगम्य का कोई जगह नहीं होती है। अपवहन प्रक्रिया में वास्तव में होता क्या है, यहाँ भी क्या होता है, कृत्रिम वृक्क की बहुत सी अर्धपारगम्य स्तर वाली नलिकाएं होती है। यहाँ इस प्रकार से नलिकाएं होती।
अर्धपारगम्य नलिकाएं होती है। ये नलिकाएं अपवहन द्रव्य से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव्य का अपरासरण रुधिर जाप से जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं में प्रवाहित कराते हैं और अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपवहन द्रव्य में आ जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। एक और होता है अंगदान। देखो, मरने के बाद में या जीते जी लोग अंगदान करते हैं। अंगदान क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हमारा शरीर मृत हो जाता है तो हमारे वो कोई काम के नहीं रह जाते, लेकिन यदि मान लो कोई व्यक्ति है, उसको इसकी आवश्यकता है, तो शायद उसका जीवन बच जाए। तो हम किसी को जीवन देने की क्षमता भी रखते हैं। अंगदान एक महादान है, जिस पर रक्तदान किया जाता है, उसी प्रकार से अंगदान किया जाता है। इसमें से जैसे आपके गुर्दे हैं, यकृत का कुछ भाग ले सकते हैं काम में, फेफड़े हैं, ठीक है, आदि ऊतक है, इनमें से निकाल लेते हैं। ये कब डॉक्टर की देख रेख में निकाला जाता है? जब दिमाग को मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा और भी पार्ट है हमारे शरीर के, इम्पोर्टेंट पार्ट तो हम भूल ही गए। आंखें और आपका दिल, यकृत हो गया, आपका अग्न्याशय, अग्न्याशय भी निकाल सकते हैं। एक बात है ना, आंखों का कौन सा भाग निकलता है? कोर्निया। कोर्निया निकल आता है, ऐसे नहीं कि पूरी आंख निकाल लें, ठीक है। और कई बार जरूरत पड़ती है तो अस्थि मज्जा भी निकाल ली जाती है। के अतिरिक्त जो आपके आंत्र है वो भी निकाल ली जाती है। तो ये सारे के सारे अंग है, वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के काम आ सकते हैं और हम उसका जीवन बचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सबको देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हों तो आप निश्चित तौर पर से कमेंट्स में लिख सकते हो। कमेंट करें, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।